तो हमें पता होता है कि ये सब महज एक इल्यूजन है। हाँ, मतलब कोई असली जादू तो होता नहीं है, बस वो हाथ की सफाई होती है। बिल्कुल, वो बस हमारा ध्यान भटकाते हैं। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो किसी इल्यूजन से कम नहीं लगता, फिर भी वो पूरी तरह से यथार्थ है। और वो विषय है क्या? सदियों से एक दार्शनिक विचार हमारे आसपास तैरता रहा है, हम जो मानते हैं वही बन जाते हैं। ये तो एक ऐसा वाक्य है जिसे हम अक्सर मतलब सेल्फ हेल्प किताबों के कवर पर या किसी मोटिवेशनल पोस्टर पर देखते हैं। हाँ, वो चमकीले कोटेशन वाले पोस्टर्स। बिल्कुल वही। इतिहास में कई बड़े विचारकों ने इसे अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन आमतौर पर ना हम ख्यालों और विचारों की इस अमूर्त दुनिया को भौतिक विज्ञान और गणित की ठोस दुनिया से बिल्कुल अलग मानकर चलते हैं। हाँ, मतलब विचार को एक बहुत ही सॉफ्ट विषय माना जाता है ना, हाँ। जैसे उसे किसी लैब में मापा नहीं जा सकता। सही कहा, और यहीं पर आज के हमारे स्रोत इस पूरी धारणा को पलट कर रख देते हैं। एकदम। और मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि आज की ये चर्चा किसी जादुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स को कोई मैसेज भेजने के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज के हमारे जो स्रोत हैं, जिनमें कई साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शामिल हैं, वो इस दार्शनिक विचार को सीधे विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। तो आज हमारा मिशन यही है, हम ये समझने वाले हैं कि कैसे इंसान के विचार केवल हवा हवाई बातें नहीं है, वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है, एक ब्लूप्रिंट है जो हमारी बायोलॉजी से लेकर हमारी सफलता के गणितीय समीकरणों तक को बदल देते हैं। और इस चर्चा की सबसे बड़ी खूबी भी यही है कि ये विचारों की शक्ति को किसी रहस्यमय दुनिया से निकालकर एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक ढांचे में फिट करती है। तो हम इसे कैसे डिकोड करेंगे? स्रोत सामग्री इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में बांटती है। शुरुआत होती है मानव मन के सॉफ्टवेयर से, यानी मनोविज्ञान। फिर हम मस्तिष्क के हार्डवेयर यानी न्यूरोसाइंस की बात करेंगे। अच्छा, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये सब हमारे रोजमर्रा के व्यवहार को कैसे आकार देता है, और अंत में मतलब सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये सब गणित और प्रायिकता के अचूक नियमों के साथ कैसे जुड़ जाता है। अरे वाह, मनोविज्ञान से लेकर गणित तक का सफर। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। अगर ये कोई जादू नहीं है तो एक विचार वास्तविकता में बदलने की अपनी इस यात्रा की शुरुआत हमारे दिमाग में कैसे करता है? हम इसकी शुरुआत मनोविज्ञान की एक बेहद दिलचस्प और प्रमाणित अवधारणा से होती है, जिसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब जो हम सोचते हैं वो खुद ही सच हो जाता है। कुछ हद तक हाँ। इसे अक्सर लोग केवल सकारात्मक सोच समझ लेते हैं, लेकिन इसके काम करने का तरीका ना बहुत ही सूक्ष्म और गहरा होता है। वो कैसे? जब किसी इंसान को किसी नतीजे पर बहुत गहरा विश्वास होता है, तो वो विश्वास केवल उसके दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वो उसके अवचेतन को, उसके सबकॉन्शियस को इस तरह प्रभावित करता है कि उसके उठने बैठने का तरीका, उसकी बातचीत का लहजा सब बदल जाता है। और उसके छोटे छोटे निर्णय भी उसी दिशा में मुड़ जाते हैं। बिल्कुल, वो अनजाने में उसी दिशा में काम करने लगता है। मुझे लगता है इसे एक उदाहरण से समझना ज्यादा आसान होगा। हाँ जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गहराई से ये विश्वास है कि वो किसी खास इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। अब वो जानबूझकर फेल तो होना नहीं चाहता, जाहिर है कोई फेल क्यों होना चाहेगा। राइट, लेकिन ये जो गहरा विश्वास है ना, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज को बदल देगा। वो शायद इंटरव्यूअर से कॉन्फिडेंस के साथ नजरें ना मिला पाए, उसके जवाबों में हिचकिचाहट आ जाए, और इसी घबराहट की वजह से इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये कैंडिडेट कॉन्फिडेंट नहीं है। बिल्कुल, और उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रिजेक्ट होने के बाद वो व्यक्ति खुद से क्या कहेगा? वो कहेगा मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि असल में उसने अनजाने में अपने विश्वास को सच साबित करने के लिए खुद ही पूरी परिस्थिति का निर्माण कर दिया था। यही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का असली मैकेनिज्म है। और स्रोत सामग्री इसी कड़ी में एक और बेहद अहम सिद्धांत को जोड़ती है, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। हाँ, ये केवल ये मानने के बारे में नहीं है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बजाय ये इस बुनियादी विश्वास पर आधारित है कि इंसान की क्षमताएं फिक्स नहीं होती, मतलब उन्हें बढ़ाया जा सकता है। एकदम वो एक मांसपेशी की तरह है जिन्हें मेहनत और सही रणनीति से विकसित किया जा सकता है। चलिए मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये पूरी प्रक्रिया एक सेल्फ ड्राइविंग कार के नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करती है ना? सेल्फ ड्राइविंग कार, हाँ दिलचस्प है। कैसे? इंसान की जो गहरी उम्मीदें या विश्वास है वो उस कार के सिस्टम में डेस्टिनेशन यानी मंजिल सेट करने जैसा है। एक बार मंजिल फीड हो गई तो कार का सॉफ्टवेयर हर मोड़ हर ब्रेक को उसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अपने आप एडजस्ट करने लगता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। रास्ते में रुकावट आ सकती है लेकिन गाड़ी का ओरिएंटेशन नहीं बदलता। बिल्कुल, और जिस तरह गाड़ी का सेंसर हर नई जानकारी का इस्तेमाल मंजिल तक पहुंचने के लिए करता है, उसी तरह ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति असफलताओं को किसी बैरियर की तरह नहीं देखता, वो उसे फीडबैक की तरह लेता है। बिल्कुल सेंसर का वो डेटा जो उसे रास्ता सुधारने में मदद करता है। लेकिन यहाँ ना स्रोत सामग्री को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक क्रिटिकल सवाल आ रहा हाँ, है। बताइए। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज पर विश्वास कर रहा है जो अभी तक वास्तविकता नहीं बनी है, तो क्या ये खुद को धोखा देना नहीं हुआ? मतलब एक तरह का भ्रम पालना। हाँ, एक तरह की संज्ञानात्मक विकृति यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। क्या ये खुद को एक झूठी तसल्ली देना नहीं है कि मैं ये कर लूंगी, जबकि असलियत में शायद उस वक्त मेरे पास वो स्किल हो ही ना? ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से ये खुद को धोखा देना नहीं है। खुद को धोखा देना तब होता है जब आप बिना किसी मेहनत के ये मान लें कि आप पहले से ही उस चीज के उस्ताद हैं। अच्छा, तो फिर ये विश्वास अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ हम जिस विश्वास की बात कर रहे हैं वो अपनी वर्तमान क्षमता पर नहीं बल्कि अपनी सीखने की क्षमता पर विश्वास करना है। कैपेसिटी टू लर्न। बिल्कुल, जब कोई ये विश्वास करता है तो उसके दिमाग में मौजूद डर का केंद्र, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो शांत हो जाता है। ओह, तो असफलता का डर खत्म हो जाता है। हाँ, और डर खत्म होने से इंसान की पूरी कॉग्निटिव एनर्जी केवल उस नई स्किल को सीखने पर फोकस हो जाती है। इससे उसके सीखने की गति कई गुना बढ़ जाती है। यानी मनोविज्ञान के स्तर पर हमारा माइंडसेट हमारे डर को कम करके हमारे बर्ताव को एक नई दिशा दे रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हुई हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर की बात, लेकिन अगर ये सब इतना ही रियल है तो हमारे शरीर के हार्डवेयर में भी कुछ बदलाव होना चाहिए, राइट? हाँ, शारीरिक बदलाव तो होते हैं। मतलब जब हम कोई नया विचार अपनाते हैं या किसी नई चीज पर दृढ़ विश्वास करते हैं तो फिजिकली हमारे दिमाग के अंदर क्या घटित हो रहा होता है? ये सवाल हमें इस चर्चा के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है, न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस इस पूरी प्रक्रिया को बहुत ही ठोस भौतिक रूप में मापता है। तो दिमाग के अंदर असल में क्या होता है? स्रोत सामग्री यहाँ मस्तिष्क के एक बेहद चमत्कारी गुण का विस्तार से विश्लेषण करती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक समय था ना जब विज्ञानी मानता था कि एडल्ट होने के बाद इंसान का दिमाग एक फिक्स ढांचे में ढल जाता है। हाँ, पहले ऐसा ही माना जाता था कि उसमें कोई बुनियादी बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इस सोच को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग किसी प्लास्टिक या मिट्टी की तरह लगातार अपना आकार बदल सकता है, वो लचीला है। एकदम सही। और इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह काम करता है। जब कोई इंसान किसी एक विचार को बार-बार दोहराता है या एक ही काम को बार-बार करता है, तो दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं, यानी वो सक्रिय होते हैं। हाँ, न्यूरोसाइंस का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बिल्कुल, बार-बार एक ही विचार सोचने से उन न्यूरॉन्स के बीच के भौतिक रास्ते, जिन्हें न्यूरल पाथवेज कहा जाता है, वो बहुत मजबूत होने लगते हैं। मतलब दिमाग सच में बदल रहा होता है। हाँ, दिमाग असल में उन रास्तों के ऊपर माइलिन नाम की एक कोटिंग चढ़ाने लगता है ताकि वहां से सिग्नल बहुत तेजी से गुजर सकें। ये तो बिल्कुल किसी घने जंगल में रास्ता बनाने जैसा हुआ। जंगल कैसे? मतलब दिमाग एक बहुत बड़े अनछुए जंगल की तरह है। अगर कोई व्यक्ति उस जंगल में किसी नई जगह पर पहली बार चले तो उसे बहुत मुश्किल होगी ना। हाँ, झाड़ियां हटानी पड़ेंगी, रास्ता खोजना पड़ेगा। बिल्कुल, ये शुरुआत में किसी नए और सकारात्मक विचार को अपनाने जैसा है, जिसमें बहुत ऊर्जा लगती है। लेकिन अगर वो रोज उसी एक रास्ते पर चले, बार-बार चले, तो वहाँ की मिट्टी दब जाएगी, हाँ। झाड़ियां साफ हो जाएंगी और वहाँ एक पक्की पगडंडी बन जाएगी। और एक बार पगडंडी बन गई तो दिमाग बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के उसी रास्ते पर चलना पसंद करेगा। ये जंगल वाली एनालॉजी ना न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत को बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज करती है। दिमाग की हमेशा से ये फितरत रही है कि वो ऊर्जा बचाना चाहता है, मतलब वो शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, इसलिए वो हमेशा उसी पक्की पगडंडी का चुनाव करता है जो सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल की गई हो।
फिर चाहे वो पगडंडी किसी सकारात्मक विचार की हो या फिर किसी गहरे डर और असुरक्षा की। ये तो थोड़ा डरावना भी है कि हम अनजाने में नकारात्मक पगडंडियां भी पक्की कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन न्यूरोसाइंस में सिर्फ पगडंडी बनने की बात नहीं है। स्रोत सामग्री मस्तिष्क के एक और बेहद शक्तिशाली हिस्से का गहराई से विश्लेषण करती है। वो क्या है? उसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या शॉर्ट में आरएएस। ये आरएएस किस तरह काम करता है? क्योंकि हमारे स्रोतों में इसे दिमाग का सबसे बड़ा फिल्टर बताया गया है। इसे एक द्वारपाल या बाउंसर की तरह समझिए। बाउंसर? हाँ, देखिए हमारे आसपास हर सेकंड हजारों लाखों सूचनाएं मौजूद होती हैं। गाड़ियों की आवाज, हवा का तापमान, लोगों की बातचीत, हजारों दृश्य। हमारा सचेत दिमाग तो एक साथ इन सभी सूचनाओं को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, वो ओवरलोड होकर क्रैश हो जाएगा। इसलिए आरएएस ये तय करता है कि इन लाखों सूचनाओं में से कौन सी चंद सूचनाएं हमारे सचेत दिमाग तक पहुंचेंगी। अच्छा, तो वो एक तरह का गेट कीपर है। हाँ, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये फिल्टर केवल उसी जानकारी को अंदर आने देता है जो व्यक्ति के गहरे विश्वासों और उसकी बनाई हुई उन पक्की पगडंडियों से मेल खाती है। अरे वाह, इसे देखकर तो मुझे तुरंत इंटरनेट के सर्च एल्गोरिदम की याद आ गई। इंटरनेट एल्गोरिदम वो कैसे जुड़ता है इससे? हम सब जानते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। अगर मैं किसी एक खास ब्रांड की कार या जूते के बारे में सर्च कर लूं, तो अचानक से मैं जो भी वेबसाइट खोलूंगी या सोशल मीडिया इस्तेमाल करूंगी, आपको सिर्फ उसी कार या जूते के विज्ञापन दिखने लगेंगे। एग्जैक्टली। दुनिया में और भी करोड़ों चीजें बिक रही हैं, लाखों विज्ञापन चल रहे हैं, लेकिन एल्गोरिदम मुझे केवल वही दिखाएगा जिसे उसने सिस्टम में इंपॉर्टेंट के रूप में फीड किया है। आरएएस असल में हमारे दिमाग का अपना इनबिल्ट सर्च एल्गोरिदम है। ये तुलना इसके काम करने के तरीके को एकदम सटीक पकड़ती है। आपका दिमाग बाहरी दुनिया की वास्तविकता को नहीं बदल रहा है। वो बस उस दुनिया को देखने वाले हमारे चश्मे या फिल्टर को बदल देता है। बिल्कुल, अगर किसी व्यक्ति का गहरा विश्वास यह है कि दुनिया में बहुत मौके हैं, तो उसका आरएएस उसे भारी भीड़ में भी उन मौकों की पहचान करवा देगा। और अगर उसका विश्वास ये है कि सब कुछ खराब है, तो उसका आरएएस उन मौकों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। तो अब तक के विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा दिमाग हमारी मंजिल तय करता है और न्यूरोसाइंस के जरिए वो दिमाग के अंदर पक्के रास्ते और सूचनाओं का फिल्टर तैयार करता है। सही कहा। इन भौतिक और मनोवैज्ञानिक बदलावों को समझने के बाद अगला लॉजिकल स्टेप ये है कि ये सारा तंत्र हमारे रोजमर्रा के जीवन में, हमारे फैसलों में और अंततः हमारी पहचान में कैसे तब्दील होता है। क्योंकि हम दिन भर सिर्फ सोचते तो नहीं रहते, हम काम भी करते हैं। बिल्कुल, एक्शन भी तो जरूरी है। और यहीं पर स्रोत सामग्री व्यवहार विज्ञान यानी बिहेवियरल साइंस के एक बहुत ही मजबूत ढांचे को सामने लाती है। ये ढांचा है सीबीटी फ्रेमवर्क यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल लूप। कॉग्निटिव बिहेवियरल लूप, ये कैसे काम करता है? ये एक ऐसा चक्र है जो हर इंसान के भीतर लगातार काम कर रहा है। ये बताता है कि विचार से लेकर एक पूरी पहचान के बनने तक का सफर कैसे तय होता है। तो इस पूरे चक्र की कड़ियां आपस में कैसे जुड़ी हैं? इस चक्र की शुरुआत हमेशा एक विचार या मान्यता से होती है जिसे हम बिलीफ कहते हैं। कोई उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के भीतर एक गहरी मान्यता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत बुरा हूं। ठीक है। अब जब भी उस व्यक्ति को स्टेज पर जाने के लिए कहा जाएगा तो ये विचार तुरंत उसके भीतर एक खास भावना यानी इमोशन को जन्म देगा और वो भावना होगी डर या एंग्जाइटी। और जाहिर है जब कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो उस डर की भावना का सीधा असर उसके फैसलों पर पड़ेगा, राइट? बिल्कुल, उसके डिसीजन बदल जाएंगे। वो शायद स्टेज पर जाने से बचने के बहाने ढूंढेगा या अगर वो चला भी गया तो वो जल्दी से बिना किसी से नजर मिलाए अपनी बात खत्म करके भागना चाहेगा। एकदम सटीक विश्लेषण। और जब वो डर में लिए गए इस फैसले पर अमल करता है तो उसका प्रदर्शन खराब होता है। और फिर यही खराब प्रदर्शन उसकी आदत बन जाता है। हाँ, बचने की आदत अंततः उसके व्यवहार का स्थायी हिस्सा बन जाती है और बार बार दोहराया गया यही व्यवहार अंत में उसकी पहचान को, उसकी आइडेंटिटी को पक्का कर देता है। मतलब वो खुद से कहता है कि देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि मैं एक बुरा स्पीकर हूँ। बिल्कुल, विचार से शुरू हुई ये यात्रा भावनाओं और फैसलों से गुजरते हुए एक पक्की पहचान का रूप ले लेती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर विचारों से लेकर पहचान तक की पूरी एक चेन है, एक लूप है, तो क्या इस चेन की किसी एक कड़ी पर प्रहार करके उस पूरे नकारात्मक चक्र को पलटा जा सकता है? आपका मतलब किसी एक पॉइंट पर इसे ब्रेक करना? हाँ, उदाहरण के लिए अगर किसी को अपनी आदत तोड़नी है तो क्या वो सिर्फ अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके यानी स्टेज पर जाने के डर को किसी तरह दबाकर इस लूप को हमेशा के लिए तोड़ सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान लगता है, लेकिन स्रोत सामग्री इसे एक अस्थायी उपाय मानती है। टेम्पररी क्यों? क्योंकि भावनाओं या तात्कालिक फैसलों पर विल पावर के जरिए कंट्रोल करके किसी भी लूप को कुछ समय के लिए रोका जरूर जा सकता है, लेकिन इंसान की विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो समय के साथ खत्म हो जाती है ना? बिल्कुल, अगर चक्र को स्थायी रूप से बदलना है तो इंसान को उस पेड़ की जड़ तक जाना ही होगा। यानी अगर पेड़ की किस्म बदलनी है तो पत्तों और टहनियों को काटने से काम नहीं चलेगा, सीधे बीज को ही बदलना पड़ेगा। बहुत खूब कहा आपने। और वो बीज है हमारे बुनियादी विचार या मान्यताएं, हमारे बिलीव्स। हाँ, अगर बुनियादी विचार नहीं बदला तो दिमाग पुरानी आदतों को वापस लाने के लिए नई भावनाओं का निर्माण कर लेगा। इसलिए असली और स्थायी बदलाव हमेशा विचारों के स्तर से ही शुरू होता है। तो जब विचार बदलता है तो भावनाएं अपने आप बदल जाती हैं। हाँ, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। और फिर एक नई पहचान का निर्माण एकदम नेचुरल तरीके से होने लगता है। आदतों और पहचान के बनने के इस पूरे चक्र को समझने के बाद अब हमारी चर्चा अपने सबसे बड़े और शायद सबसे अनएक्सपेक्टेड आहा मोमेंट पर पहुंच गई है। बिल्कुल, हमने मनोविज्ञान की बात की, बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस की बात की, व्यवहार विज्ञान की बात की, लेकिन स्रोत सामग्री इस पूरे विश्लेषण में गणित और प्रायिकता को भी शामिल करती है। हाँ, मैथमेटिक्स। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में गणित का क्या काम है? देखिए, विज्ञान की बाकी शाखाएं तो हमें ये समझाती हैं कि एक इंसान का तंत्र काम कैसे करता है, लेकिन गणित हमें ये समझाता है कि ये पूरी प्रक्रिया अंततः सफल क्यों होती है। अच्छा, ये इस पूरी चर्चा का सबसे आकाटे हिस्सा है। स्रोत सामग्री यहाँ दो बहुत बड़े गणितीय नियमों का जिक्र करती है, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स और कंपाउंडिंग का नियम। ये दोनों गणितीय नियम इंसान के विश्वास और उसकी सफलता के बीच कैसे तुल बनाते हैं? लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ना प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी का एक बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है। इसे इस तरह समझिए कि जो इंसान खुद पर या अपने ग्रोथ माइंडसेट पर सच्चा यकीन रखता है वो असफलता के बाद हार नहीं मानता, क्योंकि वो तो उसे फीडबैक की तरह ले रहा है, जैसा हमने पहले बात की थी। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल स्तर पर तैयार होने की वजह से वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की तुलना में अधिक प्रयास करता है। गणित की भाषा में इसे एन अटेम्प्ट्स कहा जाता है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हाँ, जब कोई व्यक्ति केवल 2 या 3 बार प्रयास करता है तो वहाँ सफलता या विफलता पूरी तरह से किस्मत या वेरिएंस पर निर्भर करती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी का सीधा सा नियम है कि जैसे जैसे आपके प्रयासों की संख्या यानी n बढ़ती जाती है वैसे वैसे सफलता मिलने की प्रायिकता 0 से बढ़कर लगभग 100% के करीब पहुंच जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बिल्कुल पासा फेंकने की प्रोबेबिलिटी जैसा है। पासा, लूडो वाला। हाँ, अगर कोई इंसान लूडो का पासा केवल एक बार फेंके और उम्मीद करे कि 6 आ जाएगा तो ये पूरी तरह से किस्मत के भरोसे बैठना है। एक बार में 6 आ भी सकता है और नहीं भी। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई इंसान गणित के इस नियम के अनुसार उस पासे को 100 या 500 बार फेंके तो इस बात की लगभग 100% गारंटी है कि 6 कई बार आएगा ही आएगा। बहुत बेहतरीन उदाहरण है। हमारा जो गहरा विश्वास है ना, वो खुद कोई चमत्कार या जादू नहीं करता, बल्कि वो हमें बिना थके बिना टूटे वो 100 बार पासा फेंकने की असीमित ऊर्जा और मानसिक संतुलन देता है। और यही वो गणितीय सच्चाई है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। गणित किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, उसे इंसान की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ नंबर से मतलब है। हाँ, वो केवल प्रयासों की संख्या और निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को देखता है। इंसान का गहरा विश्वास उसे वो निरंतरता देता है। और यहीं पर कंपाउंडिंग का नियम भी काम आता है। कंपाउंडिंग, जहाँ छोटी छोटी चीजें जुड़कर बड़ी बन जाती हैं। बिल्कुल, जहाँ हर एक छोटी कोशिश, हर एक छोटा सुधार समय के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा परिणाम लेकर आता है। ये वाकई में इस पूरे विषय को देखने का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। हमने आज की चर्चा की शुरुआत इस सवाल से की थी कि क्या हम जो मानते हैं वही बन जाते हैं, महज एक कहावत है। और हमने देखा कि ये सिर्फ कहावत नहीं है। हाँ, हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान हमारी उम्मीदों को आकार देता है, न्यूरोसाइंस हमारे दिमाग में नए भौतिक रास्ते बनाता है, व्यवहार विज्ञान उन रास्तों को हमारी आदतों में ढालता है और अंततः गणित उस निरंतरता को 100% सफलता में बदल देता है। ये
ये किसी जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि ये एक विज्ञान है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो आज के हमारे स्रोत सामग्री का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि केवल आंखें बंद करके सोचने भर से दुनिया में कुछ नहीं बदलता। विचार अपने आप में कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा सच्चा विश्वास हमारे काम करने के तरीके को, हमारे फैसलों को और हमारी निरंतरता को पूरी तरह से बदल देता है। और जब काम करने का तरीका बदलता है तो वही निरंतर काम अंततः हमें वो बना देता है जो हम वास्तव में बनना चाहते हैं। विचार केवल गाड़ी का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन मंजिल तक पहियों की जमीनी रगड़ और गति ही पहुंचाती है। बहुत ही उम्दा निष्कर्ष है। यानी शुरुआत में हमने विचारों के जिस ब्लूप्रिंट की बात की थी, वो ब्लूप्रिंट केवल कागज पर रखे रहने से पुल में तब्दील नहीं हो जाएगा। सही बात है। विज्ञान ने ये तो पूरी तरह साबित कर दिया है कि हमारे विचार ही हमारे न्यूरॉन्स, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार और हमारी सफलता के गणित को आकार देते हैं। ये एक अकाट्य आर्किटेक्चर है। बिल्कुल। लेकिन इस गहरी चर्चा के अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर हम सभी को खुद से सोचना चाहिए। वो क्या है? विज्ञान ये साबित कर चुका है कि हमारा दिमाग एक ऐसा शक्तिशाली फिल्टर और मशीन है जो उसी दिशा में काम करेगा जो विचार हम उसे देंगे। लेकिन क्या होगा अगर हम अनजाने में अपने आसपास के समाज की या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों की नकारात्मक बातों और उनके सीमित विचारों को अपना मान ले? ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो सकती है। हाँ, अगर हमारे न्यूरॉन्स, हमारा आरएस फिल्टर और हमारा लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स उन दूसरों के थोपे गए विचारों पर काम करने लगे तो जरा सोचिए, ऐसे में हम अपने दिमाग और अपनी आदतों के जरिए हर रोज असल में किसकी जिंदगी का निर्माण कर रहे होंगे? अपनी खुद